अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज की बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि इस मेथड के थ्रू जो हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाते हैं, एक तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और दूसरा इसको हम कम टाइम के अंदर इस वैक्सीन को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि ये डीएनए वैक्सीन एक्चुअली है क्या चीज़, इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन और रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ डीएनए वैक्सीनेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जब इन तीनों के प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि डीएनए वैक्सीनेशन एक्चुअली है क्या चीज़। ये जो रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन है और रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन तीनों का कंपैरिजन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों मेथड जो हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने के, ये क्या होते हैं, जीन बेस्ड होते हैं। जीन बेस्ड मीन इसमें हम कोई स्पेसिफिक जीन सेलेक्ट करते हैं जिसकी बेस पे हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाते हैं। स्पेसिफिक जीन सिलेक्शन किस बेस पे होती है? ये उस बेस पे होती है कि हम ऐसा जीन सेलेक्ट करेंगे कि जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक मीन्स कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो जीन्स की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। तो उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या करवा दें, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगे ह्यूमन बॉडी में। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में तो उससे क्या होगा, मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से वो पर्सन क्या हो जाएगा, इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। तो इसी तरह हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। अब तो इन तीनों का कंपैरिजन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों मेथड में हम क्या करते हैं, किसी जीन्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जीन्स को यूटिलाइज मीन्स इसमें हम कोई ऐसा जीन सेलेक्ट करते हैं उस विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर उस वायरस में जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। उस जीन को किस बेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ऐसा जीन हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। इम्यूनोजेनिक मीन्स कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकती हैं। फर्ज करें कि ये एक जीन है, इसकी प्रोडक्ट्स मीन्स कि इसकी जो प्रोटीन्स इससे प्रोड्यूस होती हैं वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उस जीन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी जीन होंगी, जो कि कुछ ऐसे जीन भी हो सकती हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए क्या हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं, उनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। यानी ऐसी जीन हम सेलेक्ट करते हैं तीनों मेथड में कि जो जिनकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकती हैं और इसके साथ साथ वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं होगी। उन जीन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इन तीनों मेथड में हम ये बेसिक प्रिंसिपल यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया कि इन तीनों मेथड में हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक जीन को सिलेक्ट करते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। तो फर्ज करें ये जो जीन्स हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, विरुलेंट है और इसकी वैक्सीन हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन मेथड के थ्रू। तो इसकी स्पेसिफिक जीन, ये वाले जीन जो है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए इम्यूनोजेनिक हो सकती हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट करवा सकती हैं। तो हमने ये जीन्स को आइसोलेट कर लिया इस बैक्टीरिया या फिर इस वायरस से। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस, उसको हम वेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया या फिर वायरस जो कि वेक्टर के तौर पे यूज हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होगा, एविरुलेंट होगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ये डिसीज काज नहीं करवा सकता। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो जीन है जो आइसोलेट की है इस विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर इस वायरस से, इसको हम इंसर्ट कर देंगे इस बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो बैक्टीरिया है, जब इसको हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या करता है, ये अपनी प्रोडक्ट्स को भी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस करवा रहा होता है। अब क्योंकि जीन्स हम, इसकी जीन भी हमने इंसर्ट की हुई है इस वेक्टर के अंदर, तो इसकी जीन्स की भी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि ये क्या है, इम्यूनोजेनिक है, इसी बेस पे ही हमने इस जीन की सिलेक्शन की थी। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये इम्यूनोजेनिक हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगी, जिससे क्या होगा, मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल की प्रोडक्शन होगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन में, यानी कि इसमें हम कोई खास वेक्टर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है ह्यूमन बॉडी में, जिससे क्या होता है कि जो विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सप्रेस होंगी और उसको इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उससे मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो पर्सन क्या हो जाएगा, इम्यूनाइज्ड हो जाएगा।
इसी तरह रिकम्बिनेंट प्रोटीन मेथड में क्या करते हैं, उसमें भी हम, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम तीनों मेथड में हम जीन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें भी हम कोई स्पेसिफिक जीन सेलेक्ट करेंगे जो क्या होगी, यानी कि जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। तो हमने फर्स्ट में ये जीन हमने सेलेक्ट कर ली। अब रिकम्बिनेंट प्रोटीन मेथड में हम क्या करते हैं, इस जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं किसी प्लाज्मिड के अंदर, जो कि हमने बैक्टीरिया से रिमूव किया होता है, एक्सट्रैक्ट किया होता है। उस प्लाज्मिड के अंदर इस जीन को हम इंसर्ट कर देंगे। हमने इस प्लाज्मिड के अंदर इस जीन को हमने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को हम किसी एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन सिस्टम जो कि अदर देन ह्यूमन बॉडी होगा, उसके अंदर हम इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देंगे। रिकम्बिनेंट मीन्स, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया का है और ये जो जीन है ये उस वायरस या फिर उस बैक्टीरिया का है जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कह रहे हैं। इस प्लाज्मिड को हम किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं। एक्सप्रेशन सिस्टम मीन्स कि ऐसे सेल में इंसर्ट करेंगे जहां पे इस जीन्स की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। तो स्पेशली हम यीस्ट सेल जो हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यीस्ट सेल्स के अंदर इस प्लाज्मिड को इंसर्ट करवा देंगे। तो यीस्ट सेल के अंदर हम इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देंगे। ये प्लाज्मिड चला गया यीस्ट सेल के अंदर। तो इस प्लाज्मिड के अंदर इस वायरस का जीन्स भी प्रेजेंट है जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। अब क्योंकि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू ग्रो करती हैं, तो इसको हम फर्मेंटेशन टैंक के अंदर इंसर्ट कर देंगे यीस्ट को। तो इस फर्मेंटेशन टैंक में यीस्ट सेल ग्रो करेंगे। जब यीस्ट सेल ग्रो कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो जीन हमने इंसर्ट की थी इस विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर इस वायरस से जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो ये जीन्स क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, इस जीन्स की प्रोडक्ट्स इस टैंक में अब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यीस्ट सेल, क्योंकि हम फर्मेंटेशन टैंक में क्या होता है कि यीस्ट सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे अब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी इस जीन से। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट्स को आइसोलेट करवा देते हैं। ये जो हमारे पास आई हैं इस जीन के प्रोडक्ट्स, इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। और ये जो आइसोलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसको हम कहते हैं वैक्सीन। और ये कौन सी वैक्सीन है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन, यानी कि इसमें हमने प्रोटीन को आइसोलेट किया है जो कि इस जीन्स की प्रोडक्ट्स थी। इनको जब हमने यहाँ पे आइसोलेट कर लिया, इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम ह्यूमन बॉडी में इनोकुलेट कर देंगे। अब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जीन्स की प्रोडक्ट्स, ये क्या है, इम्यूनोजेनिक है, जैसे कि इसकी प्रोडक्ट्स थी। तो अब क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उससे क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगी। और जब इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो हमें पता है कि उससे मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ था। तो यहाँ पे अब मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल की प्रोडक्शन होगी, और यानी कि ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज्ड हो गया है इस वायरस या फिर इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इस तरह से हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए वैक्सीनेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो तीनों मेथड हैं इसमें हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक जीन्स को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इम्यूनोजेनिक होती हैं। इस केस में भी हम यही करेंगे, यानी कि जो डीएनए वैक्सीनेशन होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जीन्स को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। तो फर्ज करिए ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं डीएनए वैक्सीनेशन मेथड के थ्रू। तो इसमें हम कोई स्पेसिफिक जीन को सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्या होंगी, प्रोडक्ट्स इम्यूनोजेनिक होगी। तो जैसे इन दोनों केस में हमने क्या किया था, जीन को आइसोलेट किया था, इस केस में भी हम यही करेंगे कि जो रिक्वायर्ड हमारा जीन होगा उसको वायरस या फिर बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जीन्स को आइसोलेट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा देते हैं। स्पेसिफिक हम लेंगे एक प्लाज्मिड, उसके अंदर इस जीन्स को जो हमने यहाँ से रिमूव किया है इसको इंसर्ट कर देंगे प्लाज्मिड में। अब हमारे पास ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है, इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करवा देना है इस प्लाज्मिड को। इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करवा देंगे। अब ये ह्यूमन बॉडी में चला गया है। इसके बाद क्या होगा, ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये सेल के अंदर चला जाएगा, ह्यूमन सेल के अंदर, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब क्या होगा, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जब सेल के अंदर चला जाएगा तो ह्यूमन सेल्स के अंदर ये जो जीन्स हमने इंसर्ट किए हैं इस वायरस या फिर इस बैक्टीरिया के, जिसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी, तो ये जीन्स क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे। एक्सप्रेस मीन्स
कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, और उनसे क्या होगा, प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। तो अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर ये जो विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर वायरस का जीन है, इसकी एक्सप्रेशन होगी इस सेल के अंदर, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी जीन्स की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे इस जीन की एक्सप्रेशन से इसकी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गई हैं इनसाइड सेल। अब होगा ये कि कुछ इसकी प्रोडक्ट्स इनसाइड सेल रहेंगी और कुछ प्रोडक्ट्स आउटसाइड सेल आ जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगी कुछ जीन्स की प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स क्या रहेंगी, इनसाइड सेल। वो प्रोडक्ट्स जो इनसाइड सेल रहेंगी उनको अब क्या होगा, अब उनकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी MSC1 की मदद से, यानी कि अब क्या होगा, MSC1 की मदद से ये प्रोडक्ट्स जो इनसाइड सेल रही हैं उनकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी MSC1 की मदद से। इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंटीजन प्रेजेंटेशन या प्रोसेसिंग कहते हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब जो प्रोडक्ट्स आउटसाइड आ गई हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं, इनको क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है इन प्रोडक्ट्स को इंगल्फ कर लेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन प्रोडक्ट्स को इंगल्फ करेंगे, इनकी इनसाइड सेल प्रोसेसिंग होगी और इनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाएगी MSC2 की मदद से। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रोसेसिंग। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से MSC1 की मदद से ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं, और इसी तरह यहाँ पे MSC2 की मदद से ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसमें होगा क्या, यहाँ पे अब हेल्पर T सेल इसको डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, MSC1 के थ्रू जो सेल एक्टिवेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल कहते हैं। तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक T सेल एक्टिवेट होंगे और यहाँ पे क्या होगा, हेल्पर T सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे MSC2 की मदद से। उससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम फर्दर इन्हांस हो जाता है, जिससे क्या होगा, अब T सेल और B सेल की प्रोडक्शन फर्दर इन्हांस हो जाती है, जिससे फिर क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी T सेल और फिर मेमोरी B सेल की प्रोडक्शन होगी, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से हम DNA वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है। इसमें करते ये हैं कि हम जो स्पेसिफिक जीन होता है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं और उस प्लाज्मिड को डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। फिर वो प्लाज्मिड सेल इंटेक कर लेगा, ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो इसको इंटेक कर लेता है और उस ये जो जीन हमने इंसर्ट किया था इसकी एक्सप्रेशन होगी इनसाइड सेल। जब इसकी एक्सप्रेशन होगी तो फिर ये MSC1 के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं ये एंटीजेंस, और MSC2 की मदद से भी ये रिप्रेजेंट हो सकते हैं। उससे क्या होगा, फर्दर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे आप देखें कि रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन में क्या हुआ था कि जो प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन हो रही थी, इस जीन की जो प्रोडक्ट्स की एक्सप्रेशन हो रही थी वो वेक्टर की मदद से हो रही थी। यानी कि वेक्टर को जब हम इंसर्ट करते हैं तो वेक्टर अगर बैक्टीरिया है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवा देगा, यानी कि खुद से ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर तो वायरस होगा फिर वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में वो जो जीन्स होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करवाएगा और फिर वहां पे उस प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन होगी। और रिकम्बिनेंट प्रोटीन मेथड में क्या करते हैं, हम आउटसाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड जीन होता है उसकी जो इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम आउटसाइड सेल प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं इन प्रोडक्ट्स को हम इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ये जो DNA वैक्सीनेशन है इसमें हम इनसाइड सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन सेल, यानी इसमें ह्यूमन सेल इन्वॉल्व होते हैं जो इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाने में। तो इसी वजह से इस मेथड पे जो DNA वैक्सीनेशन मेथड है इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो एंटीजेंस की प्रोडक्शन हो रही है वो ह्यूमन सेल्स इसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस तरह से हमने तीनों का कंपैरिजन कर लिया कि रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, इसी तरह हमने रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन और DNA वैक्सीनेशन तीनों का कंपैरिजन कर लिया है। अब हम फर्दर देखेंगे कि जो DNA वैक्सीनेशन है, यानी कि जो जीन हमने यहाँ पे आइसोलेट किया है, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हम करेंगे। इसी तरह ये जो प्लाज्मिड है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। इसी तरह ये जो इंसर्ट किया है हमने ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसमें हम ये प्लाज्मिड इंसर्ट करेंगे जो कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसको हम अब डिटेल में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि DNA वैक्सीनेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो जीन हमारा रिक्वायर्ड जीन होता है जिसकी प्रोडक्ट इम्यूनोजेनिक होंगी, उसकी सिलेक्शन हम जब करते हैं तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये जीन हम किसी बैक्टीरिया से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, या फिर किसी वायरस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस जीन को।
तो फर्ज करें हमने ये जीन हमने किसी वायरस से एक्सट्रैक्ट किया है और इस जीन की मदद से हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम किसी प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं। अब प्लाज्मिड में इंसर्ट करने से पहले इसमें हम इस जीन में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करते हैं वो अब हम देखते हैं। इसमें हम दो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करते हैं इस जीन में। एक तो इसमें हम प्रोमोटर ऐड करते हैं और दूसरा इसमें हम पॉली ए टेल सीक्वेंस, पॉली ए टेल जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो इंसर्ट करते हैं। अब वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। प्रोमोटर क्या होता है, जो जीन्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका कोडिंग रीजन और एक दूसरा होता है नॉन कोडिंग रीजन। जो कोडिंग रीजन होता है उसका ये काम होता है कि उससे प्रोडक्ट्स बननी होती हैं, और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वो क्या करता है, उस जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। फर्ज करें एक जीन है, इसका ये कोडिंग रीजन है और ये है उसका, मैं रेड से बना देता हूँ, ये क्या है उसका नॉन कोडिंग रीजन है। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगी यानी कि इससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो जस्ट इस पोर्शन का बनेगा, मैसेंजर आरएनए इस पोर्शन का नहीं बनता। इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन। अब इसका क्या काम होता है इस जीन में, इसका काम ये होता है कि जब इस जीन से आरएनए बन रहा होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ये पोर्शन इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन। और ये क्या होता है, प्रोमोटर रीजन भी कहते हैं इसको, यानी कि ये जो प्रोमोटर रीजन होता है ये इस जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो हम जीन यहाँ से रिमूव करते हैं किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस से, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कोई प्रोमोटर ऐड करते हैं। ऐसा प्रोमोटर ऐड करेंगे कि जो ह्यूमन सेल में अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि हमने इस जीन की एक्सप्रेशन ह्यूमन सेल में करवानी है। और ये क्या था, एक प्रोकैरियोटिक सेल था, तो इसमें प्रोमोटर की टाइप जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। तो इसमें हम ऐसा प्रोमोटर ऐड करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल और स्पेशली ह्यूमन सेल में अच्छे से एक्सप्रेस हो सके। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रोमोटर ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉली ए टेल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करते हैं हमारा जो स्पेसिफिक जीन है उसके अंदर। अब इसका क्या फायदा होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि मैं बैक्टीरिया की एग्जांपल देता हूँ, ये है बैक्टीरिया और ये फर्ज करें उस पर कोई जीन है, इसकी यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है, जिससे क्या हुआ है, मैसेंजर आरएनए बना है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है बैक्टीरिया के अंदर, इसने इतना ज्यादा मूव नहीं करना होता, ये उधर ही यूटिलाइज हो जाता है, उधर ही इसकी प्रोडक्ट्स राइबोसोम के थ्रू यहाँ पे उसकी प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है यानी कि जो ह्यूमन सेल होते हैं, उसमें ये होता है कि जो सेल होता है उसका एक तो होता है न्यूक्लियस कंपोनेंट और दूसरा होता है उसका साइटोप्लाज्म। अब होता यह है कि जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर उनकी होती है ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। अब ये क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए मूव करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आरएनए बना है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेशली बैक्टीरिया में, तो वहां पे उसने उसका जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उसने इतना ज्यादा मूव नहीं किया, उधर ही उसकी क्या हुई है, ट्रांसलेशन हुई है और उससे उसकी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गई हैं। तो इसी वजह से इसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ हार्मफुल एंजाइम के लिए जो इसके लिए हार्मफुल थे इस आरएनए के लिए, जैसा कि आरएनएज एंजाइम होते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें, स्पेशली जो ह्यूमन सेल है, उसमें जो जीन्स की प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है, उसने काफी मूव किया है, यानी कि न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में आया है। तो इसी वजह से इसका एक्सपोजर डिफरेंट एंजाइम से हो सकता है जो इसके लिए हार्मफुल है। तो इस चीज से बचने के लिए यूकैरियोटिक सेल में एक मैकेनिज्म होता है जिससे क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है यूकैरियोटिक सेल में, स्पेशली ह्यूमन सेल जो है, उनके एंड में पॉली ए टेल अटैच हो जाती है। पॉली ए टेल मीन कि इसके एंड में एडेनिन, मल्टीपल एडेनिन आके अटैच हो जाते हैं। अगर अब आरएनए एंजाइम आएगा भी सही तो क्या होगा, जस्ट ये आउटसाइड जो पोर्शन है वो डैमेज होगा, हमारा जो एक्चुअल जीन है वो डैमेज नहीं होगा। तो इसी वजह से पॉली ए टेल का होना भी लाजमी है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, जब इसकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें पॉली ए टेल भी अटैच हो। तो इसी वजह से इसमें हम कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करेंगे ताकि जो मैसेंजर आरएनए बने उसमें पॉली ए टेल भी अटैच हो। तो इस तरह से हम इस जीन में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, यानी कि इस जीन में हम क्या करेंगे, एक तो प्रोमोटर ऐड करेंगे
जो क्या करता है इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेगा। और दूसरा इसमें कुछ ऐसे हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें पॉली ए टेल अटैच हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मिड है उसमें हम ये जीन इंसर्ट कर देंगे। ये जो प्लाज्मिड है जो हमने किसी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया है, ये भी कोई हम स्पेसिफिक प्लाज्मिड सेलेक्ट करेंगे। हर प्लाज्मिड को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए, वो इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है इसमें भी कुछ अपनी यानी कुछ बैक्टीरिया की जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो बैक्टीरियल जीन्स हैं इनकी प्रोडक्ट्स ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। मसलन जैसे कि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। अब इससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी ये इससे क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसी वजह से हमने ऐसा प्लाज्मिड सेलेक्ट करना है जिसमें हार्मफुल जीन्स जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम ये जो प्लाज्मिड है इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मिड क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर लेंगे। अब इसमें एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, उस स्पेस के अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है उसको हमने प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसको ह्यूमन बॉडी में इनोकुलेट करवाना। अब इसको जब ह्यूमन बॉडी में हम इनोकुलेट करवाते हैं तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसमें हमें इसको इनोकुलेट करना है, यानी हमने बॉडी का वो पोर्शन सिलेक्ट करना है जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से हम इंट्रामस्कुलर ज्यादातर इसको इंजेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ इंट्राडर्मल हम ज्यादातर इसको इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे डेंड्रिटिक सेल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये एरियाज हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस मेथड के थ्रू इसको हम यहाँ इस ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है नीडल मेथड। नीडल मेथड से इतना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो है हम फर्ज करें इंट्राडर्मल हम इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें इतना अच्छे से इनोकुलेट नहीं हो सकता ये प्लाज्मिड, जिससे क्या हो कि जो सेल है यहाँ पे वो इसको अच्छे से इनटेक कर लें। तो इसी वजह से नीडल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा ज्यादा आउटकम नहीं है। इसके बाद हम दूसरा मेथड जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्लाज्मिड को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करने के लिए, वो है जीन गन मेथड। जीन गन मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है उसको हम गोल्ड पार्टिकल के ऊपर कोट कर लेते हैं। यह है गोल्ड पार्टिकल, इसके ऊपर हमारा जो प्लाज्मिड है जिसको हमने इंसर्ट करना है उसको कोट कर देंगे गोल्ड पार्टिकल के ऊपर। एक जीन गन होती है, उसकी मदद से इसको हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो इस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन पार्टिकल को इनटेक कर लें, और उससे क्या होगा जब ये पार्टिकल्स को इनटेक कर लेंगे तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड प्लाज्मिड है वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड जीन है इनके इस बैक्टीरिया या फिर इस वायरस का जीन जो है वो क्या करेगा, अपनी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करवा देगा। इसके बाद जो तीसरा मेथड है जिसके थ्रू हम अपना प्लाज्मिड जो है, ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड बायो इंजेक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड बायो इंजेक्टर, इसमें हम कोई नीडल वगैरह यूज नहीं करते, बल्कि एक प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लाज्मिड होता है उसको ह्यूमन बॉडी में हम इंसर्ट करवा लेते हैं। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लाज्मिड होता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बायो इंजेक्टर है, एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें नीडल वगैरह नहीं होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज्ड फॉर्म में होती है, जिससे हम क्या करते हैं हमारा रिक्वायर्ड जो प्लाज्मिड है उसको हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ये सेल्स इसको इनटेक कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ मेथड जिसके थ्रू हम अपना जो रिक्वायर्ड प्लाज्मिड है उसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ये जो मेथड है इसके आउटकम बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से जो प्लाज्मिड है वो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें चला जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि हम हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं
इसी वजह से इस मेथड को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, यानी इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपना रिक्वायर्ड जो प्लाज्मिड है उसको हम ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो डीएनए वैक्सीनेशन मेथड है इस पर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अभी तक कोई भी डीएनए वैक्सीन ह्यूमन के लिए प्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि ये जो मेथड है इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल जो मेथड से। जैसे कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम जो वैक्सीन प्रोड्यूस करवाते हैं उसमें सालों लग जाते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने में। इसी तरह इनएक्टिवेटेड या फिर जो किल्ड वैक्सीन होती है उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। इस तरह जो सब यूनिट वैक्सीन होती हैं उसमें स्पेशली जो पोलिसक्राइड वैक्सीन होती हैं उनका भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। लेकिन ये जो डीएनए वैक्सीन है ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इससे जो आउटकम होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उस स्पेसिफिक जीन्स की वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं और उनमें जीन्स की स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है जिससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है। और जब इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा तो उससे एक स्ट्रांग मेमोरी डेवलप हो जाएगी उस पर्सन के अंदर, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा उस बैक्टीरिया या फिर उस वायरस का तो वो पर्सन अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा उस वायरस या उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक फॉर्म में है तो इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस कराने के लिए अगर हम लाइव अटेन्यूएटेड मेथड को यूज़ करें तो उसमें सालों लग जाएंगे, तो वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर उसकी वैक्सीन इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस की जाए, यानी कि जो डीएनए वैक्सीन है इसके थ्रू अगर इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस की जाए तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होगा। आई होप आप लोगों को ये जो डीएनए वैक्सीन है ये समझ आ गई होगी।